दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। उनके द्वारा एक स्टडी करी गई है जिसके अंदर ये बताया गया है जो दिल्ली एनसीआर है ना, वो इंडिया की वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी है। और जो मिजोरम है, जो आइजोल है, वहाँ पे वहाँ पर क्लीनेस्ट एयर हमें यहाँ पे देखने को मिली है। देखो, अभी तो दिवाली वाला सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। अभी से अगर हम ये बातें कर रहे हैं ना कि वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी है, कहीं ना कहीं ये चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाले टाइम के अंदर सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। राइट। तो डेफिनेटली देखो, काफी चिंता का कंसर्न है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कि जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं क्या एक्चुअल में उनका कुछ इम्पैक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या कहीं ना कहीं अभी और कदम लेने की जरूरत है। हम बहुत बार बात करते हैं ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की, कल हमने डिस्कस भी किया। सरकार इवन ऑड का फॉर्मूला भी लेके आती है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी भी एयर क्वालिटी जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा खराब है। राइट। तो ये कुछ डेफिनेटली कुछ पॉलिसी मेजर्स को हमें यहाँ पे और भी दुरुस्त करने की यहाँ पे जरूरत हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर की तरफ चलें तो आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ काफी दुख वाली खबरें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि ग्लेशियर लेक बर्स्ट हमें देखने को मिला है सिक्किम के अंदर। थोड़ा इसको भी समझेंगे। ईडी तो देखो थोड़े थोड़े दिनों बाद न्यूज में आता ही रहता है, ठीक है। और साथ साथ आज से वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है क्रिकेट का, तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर भी है। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो एशियन गेम्स के अंदर जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने यहाँ पे जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड जीता है, और बाकी आप सिल्वर और बाकी चीजें भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 5 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। देखो, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, ईडी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत बार आज की न्यूज़पेपर के अंदर ही ईडी का जिक्र हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, तो देखते हैं इस बारे में। पहली बात तो ये समझो कि ईडी आखिर है क्या। ईडी इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंतर्गत ये काम करता है। देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। ये बना था 1956 के अंदर। जब ये बना था तो उस टाइम ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था, बट बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। तो 1956 के अंदर फॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। काम क्या है इसका? देखो, काम है आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, उसके लिए इंडिया की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आपकी यही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो फाइनेंशियल रिगार्डिंग जो भी मुद्दे होते हैं वो ईडी ही देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीएमएलए का नाम सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए इंडिया का ये एक्ट है, इसका इन्फोर्समेंट हो गया। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, जो फॉरेन एक्सचेंज है इसके लिए भी हमारे पास एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका इन्फोर्समेंट भी कौन देखता है? वो भी आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखता है। बाकी किस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या बाकी और चीजों को, इकोनॉमिक लॉस को कैसे इन्फोर्स करना है, फाइनेंशियल क्राइम्स को कैसे कम करना है, ठीक है ना कहीं देश की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? ये ईडी के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि एक्साइज ड्यूटी वाले केस के अंदर, जो एक्साइज केस वाले अंदर यहाँ पर आप एमपी संजय सिंह को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। इसकी हम देखो पॉलिटिकल चीजों के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जो भी डिसीजन होगा वो तो बाद में पता लग जाएगा। पर अभी एक मुद्दा और भी है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ये बोला है कि जो ईडी है, जब वो अरेस्ट करेगा तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि किस बिना पे बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी यहाँ पे कॉपी देनी पड़ेगी। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोटिस करी कि ईडी के अंदर ना बहुत ही अपनी मन मर्जी के हिसाब से चीजें हो रही हैं। कि कल को किसी को अरेस्ट किया जाएगा, किसी जगह पे वो रिटर्न कॉपी दे देते हैं, किसी जगह पे ओरली उनको बता देते हैं कि आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, किसी जगह पे वो चीज भी नहीं हो रही। तो यहाँ पर ना एक तरह से हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है। तो इस वजह से ईडी को यह बात बोली गई है। ईडी का ये मानना था कि कई जगह पे ना अगर इस तरह की हम ये चीज बताएंगे तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए, ठीक है ना। हो सकता है ना इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़खानी हो जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी बोली है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो जो सेंसिटिव वाला पार्ट है ना, आप उसको एडिट कर सकते हो या फिर आप उसको हटा सकते हो, बट कहीं ना कहीं उसको बताना जरूरी है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आखिर है क्या उस बंदे का। गेटिंग इट? तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जैसा हमने इनके बारे में अच्छे से समझ भी लिया, कौन सी मिनिस्ट्री है और कब स्टैब्लिश हुआ, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझ चुके हैं। दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं तो थोड़ा, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए बन जाता है। दैट इज 7 डेड एज ग्लेशियर लेक बर्स्ट इन सिक्किम। इसको जरा समझने की हम ना कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप एक्चुअली में नोटिस करना कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिक्किम की बात कर रहे हैं। सिक्किम के अंदर क्या है? मंगान डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। वहां पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, चुंगथांग। यहाँ से एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिस वजह से तीस्ता रिवर का पानी जो था वो बहुत ज्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। थोड़ा और इसको ना डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ना ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जीएलओएफ के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप अलग अलग ग्लेशियर्स देख रहे हो इस तरफ, ठीक है ना, तो ग्लेशियर ना धीरे धीरे ये पिघलते रहते हैं, सही बात है, पिघलेंगे ही। तो होता क्या है ना, इनके पिघलने की वजह से यहाँ पे इस तरह से एक लेक वगैरह बन जाती है, गेटिंग इट, कि बहुत सारा इस तरह से आ रहा है, पानी आ रहा है ऊपर से, कहीं ना कहीं उस वजह से ये बड़े बन जाती है, लेक ना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। फिर यहाँ पर ना एक मान लो इस तरह से यहाँ पे एक बैरियर है कि अभी तक ये लेक में पानी इकट्ठा हुआ है, पर कल को ऐसा भी तो हो सकता है ये बैरियर अचानक से टूट जाए, हो सकता है ना, एक तरह से डैम ही तो बन गया ये, अगर डैम अचानक से टूट जाएगा तो आपको नहीं लगता ये पानी अचानक से बहुत ज्यादा इससे बाहर आएगा? बिल्कुल आना ही आना है। तो इसी को बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब ये इस तरह से बर्स्ट हो जाता है तो बहुत ज्यादा पानी कहीं ना कहीं नीचे जाता है, एंड उस वजह से फिर फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये सर डैम बट बर्स्ट क्यों होगा इस तरह से, ये टूटेगा क्यों, ये जो लेक बनी हुई है? देखो टूटने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, हो सकता है बारिश इतनी ज्यादा हो जाए कि ये आउटबर्स्ट हो जाए एक तरह से, या फिर हो सकता है कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ जाए यहाँ पे, उससे पानी मतलब अचानक से टूटेगा, गेटिंग इट। और भी कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कोई ग्लेशियर का टुकड़ा यहाँ पे आके गिर जाए अचानक से, अचानक से वो टुकड़ा गिरेगा, अकॉर्डिंगली ये फिर से आउटबर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कारण हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे ना आपको अपने एग्जाम के अंदर ड्रॉ करना हो तो इस तरह से बना सकते हो, ये रहा ग्लेशियर लेक एक तरह से, तो किसी भी कारण की वजह से लेक जैसे ओवरफ्लो होगी, ये वॉल ब्रीच हो जाएगी, तो इस तरह से हमें इन एरियाज के अंदर फ्लड देखने को मिल जाएंगे। तो अभी दरअसल में जो सिक्किम के अंदर चीज हुई है ना, वहां पर यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे जब वाटर लेवल कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्रीज को ब्रीच कर जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उस वजह से फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। 2013 के अंदर हम बात करें उत्तराखंड के केदारनाथ की, तो वहां पर भी हमें फ्लैश फ्लड देखने को मिले थे, जो कि इसी के साथ यहाँ पे लिंक्ड हमें देखने को मिल जाते हैं, जो चोराबरी ताल ग्लेशियर लेक के रिगार्डिंग। देखो बहुत सारे यहाँ पे ना इन्होंने कुछ रिसर्च करी गई है, उसके द्वारा ये चीज बताई गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को आप देखो, इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स जो इनके द्वारा करी गई है क्लाइमेट चेंज डायरेक्टरेट के द्वारा, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि 352 ग्लेशियर लेक्स हमें आज के टाइम के ऊपर इंदस रिवर के अंदर, 283 गंगा के अंदर, और ब्रह्मपुत्रा के अंदर आप नोटिस कर रहे हो कितनी 1393 ग्लेशियर लेक्स हमें आज के टाइम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। और एक तरह से ना हमारे जो एनडीएमपी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर इसको पोटेंशियल क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर की तरह भी कैटेगराइज किया गया है, राइट है। और इसका देखो कारण आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ग्लेशियल रिट्रीट, कहीं ना कहीं जब पानी मतलब ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है तो उससे ग्लेशियर्स का जो लेवल है वो कम होगा ना, पानी पिघले जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स हमारे श्रिंक कर रहे हैं उनका साइज कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि आइस ज्यादा से ज्यादा पिघलती जा रही है। तो ये एक उसके पीछे का मेजर कारण बनता है। लैंडस्लाइड्स भी आप समझ गए होंगे किस तरह से लैंडस्लाइड होगी, तो उस वजह से ये चीज हो सकती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सभी से ये सारी चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं। स्लो फेलियर की वजह से भी कहीं ना कहीं जो पानी है ना वो नीचे आ सकता है। तो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना, उसने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है इन चीजों के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो यही है भैया कि इनको ना आप थोड़ा आइडेंटिफाई करो, आप देखो कि कहाँ कहाँ पे आपको ये लेक्स देखने को मिलती है, फिर उनको देखो कि यार कल को अगर ये मान लो ब्रीच हो जाएगी तो क्या हमारे पास प्रॉपर मेजर्स हैं या नहीं है। तो उनको आइडेंटिफाई करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ना आप अलग अलग चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो, आप वहां पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, फील्ड ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, जाकर आप देखो कि कहाँ कहाँ पे इस तरह की फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो कि क्या पास्ट में कुछ इस तरह के इवेंट वहां पे हुए हैं, क्या और पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के अंदर। इस तरह के हम अपने लेक्स डैम्स इनके करेक्टरिस्टिक्स हम देखोगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा आइडिया लगेगा। उसी तरह से ना सिंथेटिक अपर्चर रिडार इमेजरी का आप यूज करो। इसके अंदर पता क्या होता है, एक तरह से रिडार ही है, रिडार की मदद से पता क्या आप कर रहे हो, आप बेसिकली एक 3D जो चीज है ना उसका एक 2D इमेज यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं देखोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे, अगर कुछ भी चेंज आएगा उसके अंदर तो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, आप अलग अलग चीजें कर सकते हो कि मान लो पानी बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए तो कुछ पानी को वहां से निकालते रहो, कंट्रोल्ड ब्रीचिंग हो कि पानी आए वहां से पर एक सर्टेन लेवल के अंदर आए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करी जा सकती हैं, कुछ टनल वगैरह वहां पे बनाई जा सकती है ताकि पानी का जो फ्लो हो ना वो एक तरह से कंट्रोल्ड मैनर के अंदर आ पाए। अब कल भी देखो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जिस वजह से ना ठीक है ना, आप नोटिस कर पाओगे 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और जो 22 हमारे आर्मी पर्सनल है ना वो भी यहाँ पर मिसिंग है अभी तक, ठीक है। तो हम होप ही कर सकते हैं, प्रे ही कर सकते हैं बेसिकली कि वो सारे स्वस्थ मिल जाएं हमें, ठीक है ना। और अगर आप बात करें तीस्ता रिवर की जहां पर हमें ये चीज देखने को मिली है, तो थोड़ा मैं आपको इसकी लोकेशन के अंदर लेके जाता हूँ। ये रहा आपका सिक्किम, ठीक है ना, ये तीस्ता रिवर है, ये सिक्किम से इस तरह से हमें यहाँ पे ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जगह है, चुंगथांग, जो मैंने आपको बताया ना, वहां से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, एंड कहीं ना कहीं सदर्न साइड के अंदर ये फ्लो करती है, फिर वेस्ट बंगाल हो गया तो ब्रह्मपुत्र की एक तरह से ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है।
तो ये कुछ चीजें आपको तीस्ता रिवर के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ये कुछ यहाँ पे ना आपको एरियाज है, ये जो मैंने बात करा था मंगान डिस्ट्रिक्ट की, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये लोनक लेक है आपको, और ये चुंगथांग यहाँ पे आपको एरिया ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ आपको मैपिंग पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको चीजें बता दी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, डेली बेसिस पे नोबेल प्राइज हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम ना जैसे और भी नोबेल प्राइज आ चुके हैं, पर हम डेली बेसिस के ऊपर एक एक नोबेल प्राइज ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हमारी बाकी न्यूज छूट जाएंगी। तो सभी चीजों को कवर करना जरूरी है, तो नोबेल प्राइज हम डेली एक एक कवर करते रहेंगे, चिंता मत करो। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्चुअल में ना यहाँ पे किस चीज के लिए यहाँ पे मिला है इनको नोबेल प्राइज, वो है एटो सेकंड साइंस के लिए। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज का मतलब क्या है। देखो एक एग्जांपल समझो, मान लो ना आपको कुछ फोटो खींचनी है किसी चीज की, ठीक है ना। मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन भाग के यहाँ पहुंच जाता है बहुत ही कम टाइम के अंदर। अगर मान लो इसको इतना टाइम कवर करने के लिए मान लो 1 सेकंड लगता है, ठीक है ना, तो आपका कैमरा ना इस चीज को कैप्चर कब तभी कर पाएगा अगर आपके कैमरे की जो स्पीड है बेसिकली वो 1 सेकंड से कम होगी, ठीक है ना। अदरवाइज आपको जो कैमरा है वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगा इस चीज को। तो जो कैमरा जितना तेज होता है ना कहीं उतना अच्छा तरह से आप ये जो फास्ट मूवमेंट है इसको कैप्चर कर पाओगे। अब ये तो देखो सी इंसान की बात जो कि 1 सेकंड ले रहा है। क्या आपने कभी सोचा है जो एटॉमिक लेवल है, जो एटम्स है, हमारे एटम्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत तेजी से मूव करते हैं। इतनी तेजी से मूव करेंगे तो इनको हम कैप्चर कैसे करेंगे, इनको देख कैसे पाएंगे, तो वो दिक्कत आती है ना। और एक्चुअल में आप इनको जरा समझो, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है ना। 1 सेकंड का भी ना 10 to the power 15, 10 to the power 16 इस तरह से ये स्पीड के ऊपर जाते हैं। तो उस लेवल के ऊपर हमें इन चीजों को कैप्चर करना बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर ना जो 3 साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पीरे अगस्तनी हो गया, ठीक है, फ्रेंच क्रॉस हो गया, एनी हुलर हो गया, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इसी चीज को काम करने के ऊपर कोशिश करी। एक्चुअल में जो एटो सेकंड है ना वो कुछ नहीं होता, वो 1/10 की पावर 18 होता है। आप समझ पा रहे हो, 1 सेकंड होता है ना, 1 सेकंड अपने आप में काफी छोटा टाइम होता है, उसका 10/18 पार्ट करना, 10 की पावर 18, समझ पा रहे हो कि कितना छोटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑफ द सेकंड के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, हम चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एटम हो गया, सब एटॉमिक लेवल हो गया, उनके अंदर चीजें इतनी तेजी से होती है ना कि उनको कैप्चर करना बहुत दिक्कत होती थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, कैसे उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो हमें यहाँ पे ना एटो साइंस, जो एटो सेकंड साइंस है, उसके थ्रू हम यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हर जो स्टेप उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा परफॉर्म किया गया, तो वो हमें पता लगता रहेगा। एंड इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम ट्वीक कर पाएंगे। तो इस वजह से ना इसकी एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही है एटम के अंदर वो हम बता पाएंगे, उनकी इमेजेस ले पाएंगे, ठीक है ना। ये सारी इवन ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कैटालिसिस के अंदर, मटेरियल साइंसेस के अंदर इनका यूज हो सकता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि कैंसर के रिगार्डिंग है, जो मेडिकल चीजें हैं, मेडिकल साइंस के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग ही तरह से हम चीजों को समझ पाएंगे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप जो एक्सरे वगैरह करवाते हो वहां पर भी चीजें बहुत ढंग से करी जा सकती हैं। एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना यही चीज है, एटो सेकंड क्या होता है। तो इट इज इक्वल टू 1 क्विंटल ऑफ अ सेकंड, यानी कि 1/10 to the power 18 सेकंड, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको जो अवार्ड मिला है ना वो दरअसल में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट लेकर आए, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया, जिस वजह से हम ना कि जो इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम उनको भी देख पाए। इसी को बोलते हैं एटो सेकंड साइंस। ये अपने आप में ना एक बहुत ही नई फील्ड है, ठीक है, इमर्ज कर रही है फील्ड। और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी इसकी रिगार्डिंग डिस्कवरीज होती रहेंगी और बहुत सारी इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन भी आगे निकल के आएंगी। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज इसलिए मिला है। बाकी जैसे जैसे आ रहे हैं हम डेली बेसिस पे एक नोबेल प्राइज को भी डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो अभी पता क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने ना थोड़ा रिसर्च करी, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे जो अलग अलग सर्विस थे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस तरह से अलग अलग सर्विस को देखा और उन्होंने ये बात बताई कि भैया स्वच्छ भारत मिशन ना अच्छा चल रहा था 2018-19 तक। लोग ना इनफैक्ट टॉयलेट को यूज भी कर रहे थे, पर 2018-19 के बाद ना टॉयलेट का यूज कम हो गया है। मैं एक्चुअली अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो सरकार तो टॉयलेट बनाए जा रही है, सरकार का टॉयलेट बनाने के ऊपर पूरा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोग इसको यूज कर रहे थे टॉयलेट को 2018-19 तक, पर उसके बाद उन्होंने यूज करना कम कर दिया। तो ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात है। यानी कहने का पॉइंट पता क्या है, कि लोगों के अंदर एक कुछ हद तक अवेयरनेस आई थी कि भैया टॉयलेट का यूज करो, ये खुले में शौच में मत जाओ, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अवेयरनेस के ऊपर अब हम काम करना शायद कम कर दिया है। कहीं ना कहीं टॉयलेट बन रहे हैं पर लोग उनको यूज नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, जो भी आप कहना चाहो। तो ये अपने आप में थोड़ा कंसर्निंग हमारे लिए बात
बन गई है। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने यही बात कही है, 15 से 19 तक अच्छी चीजें चली, पर कहीं ना कहीं उसके बाद स्टैग्नेशन और उसके बाद डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ना यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि इनका जो हमने नजिंग बिहेवियर इनके ऊपर किया था ना, कि इनको फोकस किया था कि आप टॉयलेट यूज करने की तरफ आओ, वो स्टार्टिंग में सक्सेसफुल हुआ, पर बाद में उसने ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसके ज्यादा हमें नहीं देखने को मिले, और ये कंसर्न की बात है। स्वच्छ भारत मिशन की थोड़ा हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे हमारा फोकस क्या था, मतलब 2014-15 में हम इसको लेके आए थे। ठीक है ना, हमारा फोकस यही था कि कहीं ना हम यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पे बने अपने आप को हमने, और एक्चुअली में हमने ये चीज कर भी दिखाई। 2019 का जब 2 अक्टूबर थी, जब गांधी जयंती को बेसिकली 5 साल हो गए थे, 5 साल नहीं मतलब इसको लॉन्च किए हुए, गांधी जयंती को जब 150 बर्थ एनिवर्सरी हो गई थी उन चीजों की, तब हमने क्या कर दिया, हमने इंडिया में 100 मिलियन टॉयलेट्स यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा हमने टॉयलेट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए, और इंडिया को डिक्लेयर कर दिया ओडीएफ। एक्चुअल में थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक वर्ड होता है ओडीएफ, एक वर्ड होता है ओडीएफ प्लस, एक होता है वर्ड ओडीएफ प्लस प्लस। सर क्या फर्क है इन चीजों के अंदर? ओडीएफ का मतलब पहले तो है ओपन डेफिकेशन फ्री। अगर आपको एक एरिया के अंदर एक भी पर्सन खुले में डेफिकेट करता हुआ नहीं मिलता, तब हम बोलते हैं कि हाँ भैया ये ओपन डेफिकेशन फ्री है, मतलब वो पर्सन कोई भी पर्सन वहां पे खुले में डेफिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ओडीएफ प्लस का मतलब क्या होता है? ओडीएफ प्लस के अंदर ना ये ओडीएफ वाली चीजें तो आती ही आती हैं कि डेफिकेट करता ना मिले, बट एट द सेम टाइम आपके जितने भी टॉयलेट्स हैं वो हमेशा ही फुली फंक्शनल होने चाहिए। खुले में आप यूरिनेट भी नहीं कर रहा कोई, तब उसको बोलते हैं कि टॉयलेट एक अच्छे से काम करे, टॉयलेट वेल मेंटेन्ड हो, प्लस एट द सेम टाइम ओडीएफ तो है ही है, और यूरिनेट भी कोई ओपन में करता हुआ पर्सन ना मिले। ओडीएफ प्लस प्लस के अंदर क्या होता है? देखो उसके अंदर ओडीएफ प्लस के फीचर्स तो होते ही होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम आपका जो भी सीवेज है, आपका जो भी फीकल स्लज है, कहीं ना उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट उनकी करी जाती है। ठीक है ना, कोई खुले में इनको ना नहीं किया जाता, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट आपके सीवेज सिस्टम का, ये सारी चीजें कर जाती हैं। तो इस तरह से ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस के बीच में फर्क होता है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। ये मेजर जो आपका ग्रामीण की स्पेशली बात करूँ ना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। बाकी जो अर्बन वाली बात है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये इनफैक्ट ना आप मीन्स के अंदर भी अपना यूज कर सकते हो कि किस तरह से जो कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन हैं उनका कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इम्पैक्ट हुआ, पर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करना अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, इट इज बडीज लिमाकुमी। ठीक है ना, थोड़ा सा टफ नाम है, पर आपको भी इसी तरह से इसको याद करने की कोशिश करनी है कि कल को ना एग्जाम में पूछ ले कि ये वर्ड न्यूज में था, ये किसके साथ लिंक है, तो बस इतना यहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। तो अभी पता क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने एक नई यहाँ पे फिश को डिस्कवर किया है, एक फिश की स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कवर किया है। कहाँ से डिस्कवर किया है? देखो एक मिलक रिवर है, इसको ना मालक रिवर भी बोलते हैं। ठीक है ना, नागालैंड के अंदर। तो इस रिवर से यहाँ पर इस फिश स्पीशीज को यहाँ पे रिसेंटली डिस्कवर किया है, तो थोड़ा सा इसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअल में ना ये फिश का ना इस तरह से भी आप याद रखो कि ये फिश ना अपना कलर बदल लेती है बहुत जल्दी। ठीक है ना, जैसे गिरगिट नहीं होता कि रंग बदल देते हैं, तो भैया ये फिश भी भैया यहाँ पे ना रंग बदल लेती है अपना, तो इस वजह से भी इसको थोड़ा आप ध्यान में रखोगे। ठीक है ना, इस वजह से इसको कैमेलियन फिश बोला जाता है, क्योंकि ये कलर अपना बहुत जल्दी से चेंज कर लेती है, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस कंडीशन के अंदर अपने आप को ये सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर लेती है। अगर इसके देखें कहाँ कहाँ पे आपको मिलती है, तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो नाम है ना बेडीज, दरअसल में ये बेडीडाई फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है, आपको स्ट्रीम्स के अंदर फाउंड करती हुई देखने को मिल जाती है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसका यही है कि कलर अपना आराम से चेंज कर लेती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और इसका नाम आप ध्यान में रखोगे कि कल को यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ ले, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके अच्छे से हम आंसर कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की डिस्कशन बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कल मैंने पीएमआई के बारे में डिस्कशन किया था, इसका आप भी आंसर बता देना। ठीक है ना, तो आज का होमवर्क आपको के साथ में क्या रहेगा, युआपा के बारे में आपसे मैंने होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मुझे कमेंट्स में आंसर बताना। एंड दूसरा क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू अकीरा, ये भी मुझे नीचे आप कमेंट्स में आंसर बताइएगा। कल जो आपको होमवर्क दिया था उसका क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहली बात हो रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो बात कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करता है पर कार्बन मोनोक्साइड को नहीं। उल्टा बता दिया, यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड मेजर होती है पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। मैंने आपको रीजन भी बताया था इसके पीछे का। आईसीएसआईडी जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं। मैंने आपको बताया था बाकी के जो चारों हैं, चाहे आईबीआरडी, आईडीए, उन सब की बात करें बाकी चारों की, तो वहां पर इंडिया उसका मेंबर है, बट नॉट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा बात हो रही है नेशनल टर्मिक बोर्ड की, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें ना यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आप तीनों स्टेटमेंट देखो, पहली बात कह रहा है कि आरबीआई को जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, बेसिकली वो रेपो रेट की बात कर रहा है, तो वहां पर उसका रोल है। द आंसर इज एक्चुअली करेक्ट।
ठीक है ना, ये बात अपने आप में करेक्ट है। दूसरी बात कह रहे हैं ये 12 मेंबर की बॉडी है, नहीं भैया ये 6 मेंबर की बॉडी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से आते हैं, 3 मेंबर आपकी सरकार यहाँ पे उनको नॉमिनेट करती है, ठीक है ना। और तो इस वजह से ये 12 नहीं, ये 6 मेंबर बॉडी आएगा। और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आरबीआई गवर्नर जो होते हैं ना उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो कह रही है ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये बात भी गलत है, आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली हो जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर देखो इसके रिगार्डिंग रेपो रेट के रिगार्डिंग डिसीजन हमारे सामने आएंगे, तब ही हम इसको दोबारा से एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। एक और मैंने होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो थोड़ा सा ना मैं काफी आप लोगों से डिसअपॉइंटेड हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। रीजन बीइंग कि देखो एक स्टैटिक चीज है, ठीक है ना, आप लोग पॉलिटी अपना पढ़ते हो उसमें ये चीज आप जोनल काउंसिल के अंदर पढ़ते भी हो, बट कॉमेंट्स के अंदर मुझे ना इतने वेरिएशन दिखा इस क्वेश्चन का। कोई ए बोल रहा है, कोई बी सी डी, कोई कह रहा है सर ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिली। तो देखो थोड़ा सा इसको समझ लो, यहाँ पे क्या बात हो रही है जोनल काउंसिल की। पहली बात तो कह रहा है कि जोनल काउंसिल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये तो देखो बिल्कुल ही आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल ही बात गलत हो रही है। आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना 1956 का, हम वो लेकर आए थे। जब ये एक्ट आया उसके थ्रू ये बनी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं भैया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। फिर पता नहीं पर लोगों ने क्यों कहा है कि फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा बात आप देखो यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिवाइड करता है, अरे नहीं भैया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिवाइड करता, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट में गलत गलत हो गया। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमारे यहाँ पे 5 जोनल काउंसिल्स हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा अगर आप इसको अगर आप और भी देखना चाहोगे तो 5 यहाँ पे हमारे पास है, पर उसके अलावा हमने ना एक नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है वो अलग से बनाई थी। एक्चुअल में ये जो 5 है ना आपका, मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न, इस तरह से 5 तो इसके एक्ट के थ्रू बनी है। एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक्ट आया था, के अंतर्गत हमने नॉर्थ ईस्टर्न की अलग से हमने यहाँ पे बनाई है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इसके कॉमन चेयरमैन होते हैं, नहीं, आपके जो होम मिनिस्टर जी होते हैं ना वो यहाँ पर इसके चेयरमैन होते हैं, ना कि आपके प्राइम मिनिस्टर। तो ये फर्क भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट में आपका गलत हो गया। चौथी बात कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका वाइस चेयरमैन बनता है बाय रोटेशन, बिल्कुल ठीक है। तो मान लो, अगर मान लो जैसे नॉर्दर्न के अंदर आप मान लो जो भी स्टेट्स होंगी, तो एक साल एक वहां का चीफ मिनिस्टर बनेगा वाइस चेयरमैन, फिर अगले साल दूसरा, इस तरह से ये चीज वर्क होती है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका ठीक है, पहले 3 गलत है। नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3 ओनली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार ना पॉलिटी के अंदर जाके आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने इन्होंने गलत किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का डिस्कशन अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।